बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का जो टॉपिक है वो असल में है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल, ये दो तरह के एंगल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। असल में सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन करते हैं कि इसमें the term angle of elevation denotes the angle from the horizontal upward to an object. An observer's line of the sight would be above the horizontal. तो इसमें देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे खड़ा है, तो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर ये जैसे ये हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, उसकी आंख की सीध में ये लाइन है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब जब ये एरोप्लेन की तरफ देखेगा तो इस ऑब्जर्वर का जो एंगल होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से इस एरोप्लेन तक का जो एंगल होगा, एरोप्लेन वाली लाइन तक का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और ये ऑब्जर्वर की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से अगर वो इस नीचे वाले डॉग को देखता है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन तक का जो एंगल होगा उस एंगल को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, इसको बेस बनाया गया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऑब्जर्वर लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे वाला एंगल होगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें जी, एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसमें लिखा गया है द फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द sum if a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अब एक जो पर्सन है उसका जो शेडो है, सॉरी, उसका जो हाइट है उसकी 6 फीट है और उसका जो शेडो है 3.5 फीट है। ठीक है, ये हाइट है और ये उसका शेडो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास वो अल्फ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए कि tan अल्फ़ा जो होता है, असल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस यूज़ नहीं होते, इसलिए साइन थीटा वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, कॉस थीटा में भी दोनों यूज़ नहीं होते, परपेंडिकुलर और बेस, इसलिए कॉस थीटा वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो दोनों tan थीटा या tan अल्फ़ा के अंदर यूज़ होंगे। tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर और बेस, इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6 ओवर डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये tan अल्फ़ा है। ये tan दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो 6 को 3.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.71429। अब यहाँ से ये जो tan है ये इस साइड पे आ गया है तो tan इनवर्स हो गया है, इधर से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जब हम कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 59.74 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास और भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक 20 फीट लॉन्ग लैडर जो है वो एक दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जो लैडर की जो हाइट है वो है 20 फीट। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, उसका जो लैडर का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास जो, अब देखें कि जो लैडर है वो असल में हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें हाइपोटेनियस जो है वो लैडर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाइपोटेनियस, और नीचे बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर,
हाइपोटेनियस इसमें हमारे पास है 5, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है यहाँ पे 5 और हाइपोटेनियस हमारे पास 20 है। तो यहाँ से कॉज अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। कॉज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो कॉज इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फा की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। तो कॉज इन्वर्स हमारे पास आ जाएगी 75.52, ठीक है। कैलकुलेटर से हम इसको यूज़ करेंगे, फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 75.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखें क्या बेस ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट। एक रेक्टेंगल है, उसका बेस कितना है 25 फीट, एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 13 फीट। हाइट क्या है 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। तो इसमें हमने एंगल फाइंड करना है जो कि ये डायगोनल है, ये ए बी लाइन जो है डायगोनल लाइन है। तो ये जो एंगल बना रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो उसी तरह से ये tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास रोड इज इंक्लाइंड, ये रोड है इंक्लाइंड, ठीक है, ढलवान की सूरत में है एट एन एंगल, और जो एंगल है उसका वो 5.7 डिग्री है। सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप दिस रोड, और इस रोड के ऊपर हम 2 मील जो फासला है वो कवर करते हैं। ए बी जो है वो हमारे पास 2 माइल है, ए से लेकर बी तक ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये 2 माइल है, ठीक है। और इसके ऊपर 2 माइल डिस्टेंस कवर किया है। तो अब देखें हाइट अबव द सी लेवल, हाइट जो है वो एच है, ठीक है। ये हाइट बी सी जो है वो एच है, ठीक है। तो यहाँ पे असल में हमने हाइट ही फाइंड करनी है। एंगल हमारे पास अल्फा है, वो दिया हुआ है 5.7 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब देखें कि ये हमें जो रिलेशन चाहिए वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का चाहिए, जिसमें परपेंडिकुलर भी यूज़ हो और हाइपोटेनियस भी यूज़ हो। तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब देखें कि साइन अल्फा यहाँ पर हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर वो h है और हाइपोटेनियस ये 2 है। साइन 5 अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5.7 डिग्री। तो h/2 ये साइन 5.7 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.00992, ठीक है। तो ये h/2 इधर है, ये 2 इधर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.199 माइल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है। A television antenna of 8 feet height is located on the top of house। एक टेलीविज़न एंटीना है जो कि हाउस की टॉप पे, बुलंदी पे मौजूद है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला जो होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप of the house is 17 and the angle of elevation to the top of antenna is 21.8, ठीक है। तो अब देखें कि जो एंगल यहाँ तक एंटीना की जो टॉप तक है वो हमारे पास है 21.8 डिग्री, और जो हमारे पास एंगल यहाँ तक बन रहा है यानी कि जो बेस है एंटीना की वहाँ से वहाँ तक बन रहा है वो हमारे पास है 17 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक तो रूफ है, छत है, छत से आगे एंटीना स्टार्ट हो रहा है ना। तो बी से लेकर सी तक तो ये एक रूफ, एक छत की जो घर की छत है उसकी हाइट है, और आगे बी से लेकर डी तक एंटीना की हाइट है, ठीक है, वो 8 फीट है। तो टोटल हाइट जो है हमारे पास h+8 हो जाएगी। टोटल हाइट जो हमारे पास आ जाएगी वो h+8 है। और यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट एंगल है वो 17 डिग्री है, और जो सेकंड एंगल है एंटीना की जो टॉप तक का जो एंगल है वो है
8 डिग्री। ठीक है, अब देखें इसकी जो रिमेनिंग कैलकुलेशन में देखें कि अब tan का एंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक दफ़ा हम यूज़ करेंगे tan 17 डिग्री। ठीक है, तो एक बार हम ट्राइंगल को लेंगे ABC को, और जब ट्राइंगल ADC को लेंगे तो एंगल उस वक्त हमारे पास हो जाएगा 21.8 डिग्री। दोनों में हम tan यूज़ कर रहे हैं। tan होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर H है और बेस हमारे पास AC है। ठीक है, तो tan 17 डिग्री वो 0.3057 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने देखें हमारे पास यहाँ से हम AC फाइंड कर लेते हैं, AC। ठीक है, अब देखिए ये AC क्या है, दोबारा आपके सामने ये डायग्राम आ गई है। तो यहाँ देखें ये AC बेस है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, AC बेस है। अब हमने यहाँ पे AC की वैल्यू निकाली है H/0.3057, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब हम डायग्राम जो है ट्राइंगल DAC को ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास tan 21.8 डिग्री था और परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, H+8, यानी कि उसकी कंप्लीट वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, H+8 हमारे पास ये आ गया जी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 0.4। tan 21.8 लेंगे तो वो 0.4 आ जाएगा, और AC की वैल्यू यहाँ से भी हमने निकाल ली है, ये आ जाएगी। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें कि ये वाली वैल्यू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमने H की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद निकाली है, तो वो हमारे पास आ गई है 25.94 फीट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 7.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी विद 2 डेफिनेशंस। तो आपने इसको सॉल्व भी करना है और आपने इसको अपनी असाइनमेंट के तौर पर लिखना भी है, और इंशाल्लाह आपने इसको मंडे को स्कूल में जमा करवाना है। थैंक यू वेरी मच।